यानी अब अगर मैं आपसे ये कहूँगा भाई हम लोगों ने एक वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो हमने बात कहाँ से शुरू की? सबसे पहले टाइटल से, कि भाई जो भी उसका कीवर्ड है जो हमने आगे जाके पढ़ना है, व्हाट इज कीवर्ड, क्या होता है, उसके कीवर्ड को लेकर आओ उसके हेडर में। लेकिन हेडर का मतलब क्या है? टाइटल का टैग। फिर हमने कहा कि क्या उन्होंने अपना लोगो फेविकॉल में सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये हमने देखा। फिर हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि क्या उन्होंने अपनी वेबसाइट का डिजाइन जो है वो स्ट्रक्चरल बनाया हुआ है। स्ट्रक्चरल डिजाइन का मतलब क्या होता है कि क्या उनकी वेबसाइट के अंदर हेडिंग स्टाइल्स का यूज है, हेडिंग स्टाइल एंड सब हेडिंग स्टाइल्स के। फिर हमने कहा कि हेडिंग के नीचे जो उसका कंटेंट है वो किस शक्ल में लिखा जा रहा है, पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जा रहा है। तो जो हम कंटेंट उसका पैराग्राफ की शक्ल में लिख रहे हैं, क्या उसमें भी हमने अपने कीवर्ड को एम्फेसिस किया हुआ है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के साथ। फर्स्ट में भी लिखेंगे और आगे भी लिखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा कंटेंट की बात हुई है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें कंटेंट के हवाले से, वो किसी जगह का भी ऑनलाइन कंटेंट हो उससे सब में वैलिड होगा। नंबर 1, कंटेंट लिखने का जो प्रोसीजर है वो तो आपको समझ में आ गया कि भाई कंटेंट कैसे लिखते हैं। आप लोग पेपर्स भी देते हैं ना, तो मेरा ख्याल है आपको कंटेंट लिखना बहुत अच्छा आता है। पेपरों में कैसे कंटेंट लिखते हैं एग्जाम में? बिल्कुल सेम वही वाला तरीका है। अब यहां पर जब हम हेडिंग बनाते हैं तो हम कहते हैं यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स। विदाउट हेडिंग आप कंटेंट लिखेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए वो इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं होगा। हेडिंग्स भी होंगे और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी इन पैराग्राफ्स, इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको एसईओ के नोट्स देता हूँ। मैं वैसे कोई नोट्स नहीं देता, हाँ मैं कहता हूँ सब कुछ गूगल से लर्न करना है। नोट्स लेंगे तो पुराने ज़माने में अटके रहेंगे, हाँ गूगल पे रहेंगे तो लेटेस्ट चीज़ों को लर्न करेंगे। आपने जो कुछ सीखना है, मैं भी गूगल से सीखता हूँ, आपने भी गूगल से सीखना है। और जो एक नोट्स आपने आज से 4 साल पहले लिए थे, ये नहीं समझना कि भाई आज भी वही चल रहा होगा। या जो 6 महीने पहले लिए थे डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपने जो 1 महीने पहले लिए थे उसकी भी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। इसलिए नोट्स पर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी लर्न करना होगा हमेशा गूगल से लर्न करना होगा। नोट्स में आपका जो नोट्स का ग्रुप है, सब लोग हैं ना उसमें आपने देखा मैंने कोई एक लिंक एक अपना मैसेज पिन किया हुआ है, देखा कभी कि नहीं देखा कि पिन खत्म तो नहीं हो गया? फिर मैं आज फिर दोबारा करूंगा। नोट्स के ग्रुप में जाकर देखें, वहां पर मेरा कोई मैसेज पिन नजर आ रहा है आपको? जो लोग नोट्स के ग्रुप में हैं, सबको नोट्स के ग्रुप में होना चाहिए, सबके साथ मैं नोट्स का ग्रुप शेयर करता हूं। जरा चेक करें मेरा कोई मैसेज पिन है कि नहीं है, नहीं तो मैं आज करूंगा दोबारा। नहीं सर, पिन खत्म हो गया हुआ, पिन मैसेज खत्म हुआ है। वो पिन मैसेज मैंने दिया हुआ है गूगल अपडेट्स का, कि किस जगह से जाकर आपने अपडेट्स देखनी है कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में, लेटेस्ट क्या आ गया, गूगल में क्या लेटेस्ट आ गया, फेसबुक पे क्या लेटेस्ट आ गया, ट्विटर पे क्या लेटेस्ट आ गया, यूट्यूब पे क्या लेटेस्ट आ गया। वहां वो आपके नोट्स हैं, उसे आपने स्टडी करना है, ठीक है। उसे आपने ऑनलाइन मैगजीन की तरह स्टडी करना है, और वो मिनट पर मिनट अपडेट्स आ रही होती हैं कि कहां पर क्या अपडेट्स आ रही हैं, किस जगह पर, वो हैं अपडेट्स। वहां से हमें पता लगता है भाई क्या नया आया है या क्या नया आने वाला है, उस वेबसाइट से पता लगेगा। मैं दोबारा से पिन करूंगा और उसको आप लोग अपने पास सेव रखें। गूगल सर्च जर्नल, वैसे आप गूगल पे सर्च करोगे ना गूगल सर्च जर्नल, तो एक वेबसाइट आएगी, उसे खोलोगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। एनीवेज अभी इस वक्त उसकी एफर्ट ना कीजिएगा, इस वक्त लेक्चर के ऊपर आ जाए वापस, वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अच्छा, कंटेंट लिखने का मैकेनिज्म क्या है? चाहे वो आप आर्टिकल्स राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कंटेंट लिखने की पहली साइंस आपको बता दी, यूज कंटेंट इन हेडिंग्स विद सब हेडिंग्स एंड विद कंटेंट। अच्छा, अब हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट कैसा होना चाहिए? मैंने कहा मैं आपको नोट्स दिए, यहां पर मैं बात कर रहा था जो आगे चली गई, तो भाई वो नोट्स जो है ना, उस नोट्स में एसईओ के नोट्स हैं, उस नोट्स में 50 सफ़े हैं, ठीक है, पेजेस हैं उसमें 50, और उसमें 2 पैराग्राफ्स हैं। क्या ख्याल है, हेल्पफुल है आपके लिए कि नहीं है? बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। अभी 2 पैराग्राफ में मैंने लिखा, यानी आपको 25 सफ़ों के बाद जाकर मेरा पहला पैराग्राफ खत्म होने, और उसके ऊपर कोई हेडिंग्स भी नहीं है, उसमें कोई तस्वीरें भी नहीं है। जी, रट्टा तो नहीं लगाना ना, ऐसे तो नहीं याद करके सुना देना किसी को, ये तो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्थफुल नहीं। अब हम जरा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं भाई 50 पेजेस से 50 पेजेस में हमारे पास कोई 150 पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग है, और हर पैराग्राफ को 7 तस्वीर के एक्सप्लेन किया हुआ है।
अब आपके लिए वो नोट्स इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगे, मीनिंगफुल भी हो जाएंगे, और आपको एक एक पॉइंट उसका समझ भी आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी वेबसाइट का, आपके आर्टिकल का, आपके ब्लॉग का कंटेंट होना चाहिए। यानी ऊपर क्या हो, हेडिंग, उसके बाद पैराग्राफ, छोटा पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ जो होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस पर, छोटे सेंटेंसेस, मतलब पैराग्राफ भी छोटा, सेंटेंसेस भी कम। भाई 4-5 लाइनों का पैराग्राफ बहुत है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, छोटे सेंटेंसेस, तो 4-5 लाइनें हैं तो मेरा ख्याल है 2-3 पैराग्राफ, 2-3 सेंटेंसेस बन जाएंगे। छोटे सेंटेंस बनाने हैं, ये नहीं कि भाई 6 लाइनों का पैराग्राफ एक ही सेंटेंस, 50 लाइनों का पैराग्राफ 2 सेंटेंसेस, फिर गड़बड़ हो गई ना, फिर किसी को आपका मैसेज समझ में नहीं आएगा। फिर अगला रूल क्या है, अगला रूल यह है कि आपकी इंग्लिश इजी इंग्लिश होनी चाहिए, नॉट डिफिकल्ट इंग्लिश। मतलब आपकी वोकैबुलरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे पढ़ने के लिए किसी को साथ में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी रखनी पड़े। ऐसी होनी चाहिए कि जो जनरल इंग्लिश होती है, बुक जैसे लिखी होती है जनरल इंग्लिश में। इंग्लिश की बुक नहीं हम पढ़ रहे, ठीक है ना, सपोज करो हम फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फोकस किस पर होगा, लैंग्वेज पर नहीं होगा, मैसेज पर होगा। और इंग्लिश कौन सी यूज हो रही होगी, जो इजी इंग्लिश होगी। सो आप लोगों ने इजी इंग्लिश यूज करनी है, डिफिकल्ट इंग्लिश यूज नहीं करनी, मगर इंग्लिश यूज करनी है वो गुलाबी इंग्लिश नहीं यूज करनी, मतलब प्योर इंग्लिश, मगर आसान इंग्लिश। कि कोई भी बंदा जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है, यानी आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें आप देखते हैं अक्सर मूवीज में इजी इंग्लिश होती है। ऐसे नहीं होता कि इजी, आप 4 मूवीज देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे वर्ड्स उनमें कॉमन मिलेंगे। उसकी वजह क्या है, वो इजी इंग्लिश यूज कर रहे हैं कि भाई ऑडियंस को समझ में आए, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं होनी है वो वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटेंट लिखने के रूल्स आपको बताए हैं। अभी लेंथ की बात करते हैं, अभी तो ये कंटेंट लिखने के रूल्स हो गए। मैंने कहा पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। एक वेबसाइट का जो रिकमेंडेड कंटेंट है, मिनिमम वर्डप्रेस कहते हैं 300, हम कहते हैं 800। वेबसाइट के ऊपर कितने वर्ड्स होने चाहिए, 800। मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए, 1500। मिनिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए। अब एक वेबसाइट तस्वीरों वाली है, ठीक है ना, किसी ने क्लिप आर्ट बनाया हुआ है, भाई इस तरह की वेबसाइट ही बनाई है, तो फिर हम कहेंगे इट्स ओके भाई, कितने ले आओ, इतने तो जरूर होने चाहिए। अगर इतने नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि हम अपना ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर वीक रखेंगे। अगर इतने नहीं है तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन वीक रहेगी, स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी हमारी। अब बात कर रहे थे कीवर्ड्स की भी साथ साथ, कह रहे थे ना, और हम क्या कह रहे थे कि भाई आपकी वेबसाइट ने रैंक कहां से होना है, कीवर्ड से होना है। हम ये भी कहते हैं कि हमारी वेबसाइट ने रैंक की कीवर्ड से होना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात से तो ये अंदाजा लग रहा है कि भाई कीवर्ड को दबा के यूज करो, ऐसी है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। मैक्सिमम 2.5%, नॉट मोर देन 2.5% यूज ऑफ कीवर्ड्स इन कंटेंट। आपका कंटेंट है 100 वर्ड्स का, आपका कंटेंट है 500 वर्ड्स का, आपका कंटेंट है 1000 वर्ड्स का, आपका कंटेंट है 1500 वर्ड्स का। गूगल क्या रिकमेंड कर रहा है भाई, कंटेंट में कीवर्ड्स का यूज कितना करो, 2.5%। भाई आप कह रहे हैं कि भाई गूगल को तो कीवर्ड बड़ा अच्छा लगता है, आपने क्या किया, 25% कीवर्ड लगा दिए बीच में, सो गूगल आपकी वेबसाइट को उठा के फेंक देगा। इसको बोलेंगे, दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को खाना खिला रहे हैं, मतलब वो खाना भी नहीं चाह रहा, तो जोर ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाली जा रहे हैं, तो वो वॉमिटिंग ही करेगा ना फिर बाद में, तो फिर गूगल भी वॉमिट कर देगा आपकी वेबसाइट को, ठीक। यानी अगर आप गूगल पे काम करना चाहते हैं, गूगल पे रैंकिंग करवाना चाहते हैं, गूगल के फॉर्मेट्स, गूगल के स्टैंडर्ड्स को, गूगल के एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करना है। यानी सिंपल उसने क्या कहा कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो 2 कीवर्ड लगा लो, यही कह रहा है ना वो। लेकिन आप चाहते हैं भैया तो कीवर्ड बड़े कम है, मुझे ज्यादा चाहिए, तो मैं कंटेंट बड़ा करूंगा, कीवर्ड्स नहीं ज्यादा करूंगा। जैसे ही मेरा कंटेंट 100 से 500 में जाएगा तो लिमिट बढ़ गई कि नहीं बढ़ी, 500 से 800 में चला गया, फिर मेरे पास 40 बढ़ गई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई मैं 1500 से 4000 पे ले जाऊं, इतनी बड़ी किताब पढ़ेगा कौन, ये भी तो देखना है ना, किसी ने आपकी वेबसाइट को रीड भी करना है। और ये जो हमने कहा ना 800 से 1500 की रेंज बता रहे हैं, ये डिपेंड्स ऑन योर
कंटेंट डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल। भैया आपके पास इतना मटेरियल भी है कि नहीं है? ऐसे ही है जैसे किसी को मैं कहूँ भाई एक ऐसे लिखना है आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 300 वर्ड्स में, फिर मैं कहूँ अब आप कहूँ 3000 वर्ड्स में लिख दो, फिर मैं आपसे ये कहूँगी भी 5000 वर्ड्स में लिख दो, फिर मैं आपसे कहूँ 10,000 वर्ड्स में लिख दो, तो मीनिंगफुल तो नहीं होगा ना। जितना हमारे पास स्टफ होगा हम उसके मुताबिक ही काम कर सकते हैं। आप क्या चीजें बेच रहे हैं? भैया आप चेयर्स बेच रहे हैं तो आपने बस चेयर्स की बात ही करनी है ना, आपने चेयर पे मजमून तो नहीं लिखना, आपने चेयर के मुतालिक बताना है, चेयर के फीचर्स बताने हैं, चेयर के मॉडल्स बताने हैं, तो आपको अपने मटेरियल के मुताबिक लिखना है। मैक्सिमम 1500 वर्ड्स का, इससे ऊपर नहीं जाना। तो अब हमें पता लग गया कीवर्ड का यूज कितना हो सकता है। मैंने नंबर ऑफ कीवर्ड्स नहीं बताए, मैंने ये कितना बताया, परसेंटेज में बताया कि भाई आपका कंटेंट जितना भी है उसका 2.5%। सो ये कंटेंट लिखने का हमारे पास रूल है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। ये सारा मैंने आपको, ये भी छोटा सा जो क्लिप दिया मैंने आपको। अब आते हैं अगले फैक्टर के ऊपर, एसईओ के, यानी टाइटल हो गया, फेविकॉन हो गया, हेडिंग स्टाइल हो गया, बोल्ड स्ट्रॉन्ग भी हो गया। अब पीछे क्या बचा? मैंने आखिरी लेक्चर के एंड पे मैंने आपको दिखाया था कि भाई ये बच गया हमारे पास। क्या बच गया था? इमेजेस। एक वेबसाइट के ऊपर इमेजेस हैं और इमेजेस का बहुत रोल है, रैंक करवाने में भी बहुत रोल है और आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने में भी बहुत रोल है। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के ऊपर 1000 इमेजेस हैं, 500 इमेजेस हैं, और हर इमेज को हमने बहुत अच्छा क्वालिटी दिखाने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा फोटो शूट किया हुआ है, और जब हम अच्छा फोटो शूट कर रहे थे तो पता लगा भाई इसका तो साइज भी बड़ा हो गया। आपकी हर इमेज का साइज है 1.5 MB, तो 1.5 MB मल्टीप्लाई 1000, 1. और ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। एक ही प्रोडक्ट के लिए 10-10 तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग इसको इस एंगल से भी देख लें, इस एंगल से भी देख लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5000 मल्टीप्लाई 1.5, 10,000 मल्टीप्लाई 1.5। भाई क्या हो रहा है? तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं, आपकी वेबसाइट का वेट भी बढ़ता जा रहा है, साइज भी बढ़ता जा रहा है, लोड टाइम भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का रोल भी बहुत है वेबसाइट को रैंक करवाने में, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन का भी बहुत रोल है कि भाई इमेजेस को कैसे लगाना है हमें। सो ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इमेज लगना कैसे है पहले ये देखेंगे और फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात भी करेंगे। सो एक काम करते हैं, नोटपैड खोलते हैं, चलें। ये फाइल है मेरा ख्याल है जिसमें हम प्रीवियसली भी काम कर रहे थे, यही है ना। इस फाइल को बंद कर दें, इस फाइल में आ जाते हैं वापस। ये सब चीजें यहाँ नजर आ रही हैं, टाइटल भी नजर आ रहा है आपको, फेविकॉन भी नजर आ रहा है। फेविकॉन के लिए कौन सा टैग होता है? लिंक का टैग होता है, गुड। उसके बाद बॉडी में चले गए तो बॉडी में हेडिंग स्टाइल्स भी नजर आ रहे हैं आपको सारे, जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। और एक हेडिंग स्टाइल में मैंने कंटेंट भी ऐड किया था, ठीक है। और कंटेंट के लिए टैग कौन सा होता है? शायद मैंने ना यूज नहीं किया, इसको यूज करें, जरूर करें। कौन सा टैग है भाई? कौन सा है? पी का टैग। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, नो रोल इन ऑप्टिमाइजेशन, ये ज़हन में रखें। HTML का टैग है इसलिए बता रहा हूं, SEO में इसका कोई रोल नहीं है। मतलब हमने किसी का पी अपनी मर्जी से नहीं लगाना भाई, उसने वेबसाइट बनाई है तो पी लगा ही होगा। मतलब पैराग्राफ्स बने हैं तो पी तो लगा ही होगा, क्योंकि पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराग्राफ्स को। सो हमने यहाँ नहीं लगाया था तो मैंने कहा इसको लिख लेते हैं। ये जी मैंने लगाया पी, कहाँ पे हमारा मैसेज कंप्लीट हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमने पी को एंड भी कर दिया। अच्छा, अब हम लगाने जा रहे हैं आगे जाकर तस्वीर। इमेज हमारे पास ऑलरेडी उस फोल्डर में पड़ा हुआ है फेविकॉन के नाम से। सर हम एक काम करते हैं, पहले देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं ये करने जा रहा हूँ कि आई थिंक HTML नवंबर के नाम से आपकी फाइल होगी, ऐसे ही है ना। ये इमेज एक ऑलरेडी पड़ी है, इस इमेज को मैंने फेविकॉन के तौर पर यूज किया था, तो इसको मैं रीयूज नहीं करता, मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ भाई। सबको मेरा ख्याल है कॉपी करनी तो आती है ना, Ctrl+C Ctrl+V। चलो इसका नाम भी कुछ रख लेते हैं, चलिए इसका नाम रख लेता हूँ पीक सॉल्यूशंस, रख दिया नाम। आप देखें स्क्रीन पे मैंने नाम कैसे रखा जी, कैसे रखा नाम मैंने? नाम आपने मॉनिटर की स्क्रीन पे देखना, फिर पता लगेगा नाम रखने का तरीका क्या है।
कि अब ये जो कुछ बता रहा हूं भाई ये सारे एसईओ के फैक्टर्स हैं, ये ज़हन में रखना। फाइल का नाम रखना भी एसईओ का फैक्टर है। फाइल का नाम क्या होगा, कैसे नाम रखा है मैंने, पीक लिखा, फिर डैश लगाया, मैं स्पेस भी लगा सकता था। याद रखिएगा कि ऑप्टिमाइजेशन के अंदर स्पेस बार का कैरेक्टर इलीगल कैरेक्टर है, मतलब उसे हमें इस्तेमाल कभी भी हमने स्पेस यूज नहीं करनी। सेपरेटर के तौर पर हमेशा 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 क्या यूज करना है, डैश, हाइफन, अंडरस्कोर भी नहीं यूज करना। एक डैश होता है, एक अंडरस्कोर होता है, एक इस तरह आता है और एक हल्का सा नीचे को आता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ करेंगे तो हाइफन, माइनस को अंडरस्कोर आ जाएगा, वैसे दबाएंगे तो डैश आ जाएगा। अच्छा, अब नाम रख दिया जी मैंने पीक सॉल्यूशन, तो ब्रांड है, मैं तो इसको रैंक करवाना चाहता हूं, ऐसे ही है ना। फिर मैंने कहा नहीं भाई ये नाम ठीक नहीं है, फिर मैंने कहा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब मुझे बताया अब मैंने क्या चेंज किया है, अब मैं क्या लेकर आया हूं फाइल के नाम में, टेक्स्ट तो है ये, क्या लाया हूं, क्या चीज है ये, गुड, कीवर्ड। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फाइल के नाम में भी कीवर्ड लगा लिया, ये भी एसईओ का फैक्टर है। ये आपने दो एसईओ के फैक्टर देखे हैं, पहला फाइल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, दूसरा यूज कीवर्ड एज फाइल नेम, आपने अपनी फाइलों के नाम कीवर्ड्स पे रखने हैं तो और रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दो फैक्टर्स हो गए, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। देखिए अभी तक मैं HTML में नहीं हूं, बाहरी हूं, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं सेट कर रहा हूं। नाम रख लिया फाइल का ये वाला, चलो जी नाम रखा गया। अच्छा, अब हम यहां पर आकर इसका साइज देखते हैं क्या, इसका ऑलरेडी बहुत छोटा साइज है, ठीक है, और इससे छोटा तो होगा नहीं। गूगल रेकमेंड करता है बिटवीन 100 to 300। अगर आपकी वेबसाइट का साइज 100 किलोबाइट्स है फाइन, 200 किलोबाइट्स तक है फाइन, 300 तक है फाइन, इससे बड़ा ना हो, छोटा करें। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका इमेज जरा इस तरह का कॉम्प्लेक्स था जिसमें ग्राफिक्स अच्छे थे, तो किसी सूरत में वो 400 तक जा सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे 400 में आपके पिक्सल इमेज ना जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका तीसरा फैक्टर क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइल साइज इन किलोबाइट्स। क्या कह रहा है गूगल, 100 किलोबाइट्स इज फाइन, ये कह रहा है ना। लेकिन अगर इमेज कुछ इस तरह का हो जिसके ग्राफिक्स इस तरह के हैं कि भाई साइज जरा बड़ा बन रहा है उसका ग्राफिक्स की वजह से, तो ज्यादा से ज्यादा 400 तक चले जाएं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेड नहीं है 400 तक जाना, छोटा होगा तो अच्छी बात है। अब अगली चीज हम ये कह रहे हैं कि भाई ये इमेजेस के साइज कैसे छोटे हों। मेरे पास एक वेबसाइट आई, मैंने ये सब चीजें चेक कर रहा हूं उसके ऊपर, उसका नाम क्या था, उसके नेमिंग कन्वेंशंस क्या थे, क्या स्पेसिस यूज हुई हुई हैं, क्या हाइफन यूज हुए हैं, क्या नामों में कीवर्ड शामिल हैं। भाई कीवर्ड तो एक ही है, बार बार यूज करना है, तो कीवर्ड के एंड पे कोई नंबर लगा लूंगा, जैसे कहना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर 6 तस्वीरों पे लगाना है, तो फिर आगे डैश लगा के नंबर लगा लूंगा ना। फायदा क्या होगा, जब भी कोई बंदा गूगल इमेजेस में आएगा और आकर लिखेगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो क्या होगा, हमारी ये वाली तस्वीरें ऊपर नजर आएंगी। भाई गूगल इमेजेस में भी नजर आएंगे और वेब पे भी नजर आएंगे, दोनों जगहों पे नजर आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगला फैक्टर क्या हुआ, फिर इसका मतलब है नेक्स्ट फैक्टर क्या हुआ हमारा, इमेज का साइज कैसे मैनेज करें। मैंने जब वेबसाइट देखी तो पता लगा जनाब इस पे जो इमेजेस थे ना वो एवरेज 1.2 MB के इमेजेस आ रहे हैं। MBs के इमेजेस होना तो बहुत ही क्रिमिनल है ना भाई एक वेबसाइट के अंदर, क्योंकि इस तरह करने से तो आपकी वेबसाइट का साइज बहुत बढ़ जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा होगा। वेबसाइट का साइज बड़ा होना हमें क्यों तकलीफ पहुंचा रहा है, वेबसाइट के खुलने में उसके साइज का रोल है। कि बड़ी वेबसाइट है तो लेट खुलेगी, भाई अगर वेबसाइट लेट खुल रही है तो इसे हमें क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं समझना कि वेबसाइट मेरे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से लेट की बात कर रहे हैं, हम गूगल के स्टैंडर्ड की लेट की बात कर रहे हैं। मतलब मैं क्लाइंट को जाकर कहूँ जनाब आपकी तो वेबसाइट बड़ी स्लो चलती है, ठीक है, ओके, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक चलती है, अपना मोबाइल मुझे देखे, यहाँ पर लिखे मेरी वेबसाइट देखिएगा भी एकदम आपके सामने आ जाएगी, और जब मैं उसकी वेबसाइट का नाम लिखूंगा तो एकदम सामने भी आ जाएगी, क्योंकि पहले से खुली हुई थी इस मोबाइल पर, वो तो कैश मेमोरी से खुल गई ना। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है वेबसाइट को चेक करने का। वेबसाइट को चेक करने का स्टैंडर्ड टूल्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे चेक करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब साइज की बात हो रही है। अब हम कह रहे हैं हमें इमेज के साइज को कंप्रेस करना है। भाई फोटोशॉप किसी को आता है, अच्छी बात है, कैनवा किसी को आता है, अच्छी बात है, नहीं आता,
तो ऑनलाइन टूल्स, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। फ्री ऑनलाइन टूल्स हैं बहुत सारे इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए। अच्छा, आगे एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कितने सारे फैक्टर डिस्कस हुए हैं इमेजेस के। इमेज फॉर्मेट, रिकमेंडेड इमेज फॉर्मेट ऑफ गूगल। कौन सा है? वेब पी। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? इसको हम कहते हैं नेक्स्ट, इसको इक्वल टू लगाएं, मैंने इक्वल टू लगाना था। नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, मतलब अगर आप में से कोई बंदा ग्राफिक्स को अंडरस्टैंड करता है, यूज करता है, फोटोशॉप यूज करता है, कोरल ड्रा यूज करता है, इलिस्ट्रेटर यूज करता है, तो वहां पे आप जब फाइलों को सेव करते हैं तो कितने सारे फॉर्मेट्स आते हैं ना। ये वाला फॉर्मेट नहीं आता है। आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज करेंगे तो ये फॉर्मेट किसी एप्लीकेशन में नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में नहीं है। इसको हमें ऑनलाइन कन्वर्जन करनी है, ठीक है। वेब पी, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। सो क्या करेंगे हम, यहां आए गूगल पर और यहां आकर लिखे जी ऑनलाइन, जी क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन। मेरे पास जो वेबसाइट आई उसके जो इमेजेस थे वो पीएनजी थे, तो मैंने उन्हें वेब पी बनाना था, तो मैंने कहा पीएनजी टू वेब पी। मेरे पास जो वेबसाइट आएगी उसके कुछ इमेजेस पीएनजी थे। ये अब्दुल्ला कहाँ देख रहे हैं, गलत जगह देख रहे हैं ना, सही कह रहा हूं ना। आप अपना मोबाइल जो है ना इस स्क्रीन पे रखें, अगले वाले पे, अगले टेबल पे रखो ना, फिर ले लेना, ताकि वो जरा, ये मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, सबके साथ है भाई। ये मोबाइल बड़ी खतरनाक डिवाइस है, जब ये होती है ना तो ये तंग करता है, तो इसको दूर रख देंगे तो तंग नहीं करेगा, ठीक है। जाते हुए ले लेना जी। क्या लिखा है हमने, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं कंप्यूटर को देख के पढ़ाता रहता हूँ, आप मोबाइल को देख के पढ़ते रहें, इसमें क्या है, नुकसान आप लोगों को होगा ना, क्लास के एंड पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है जी। क्या लिखे, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। ये तब है जब मेरे इमेजेस पीएनजी होंगे, जरूरी नहीं है सारे पीएनजी हो, भी कोई हो सकता है जेपीजी हो जाए, फिर मैं जेपीजी टू वेब पी कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो कन्वर्ट करना है ना सिर्फ। अब ये सारे टूल्स जो है ना ये पेड टूल्स होते हैं, लेकिन हम इनके फ्री वर्जन यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमने देखना है कि हम कैसे फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। भाई एक तो मुफ्त भी मिल रहा है, और कोई बंदा कहे कि भाई मुझे एक ही वक्त में 500 इमेजेस को कन्वर्ट करना है, तो कहेगा भाई फिर पैसे दो ना मुझे, एक एक करके करते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं है। भाई इतराज होगा ना कि भाई ये आपने तो प्रोफेशनली यूज करना शुरू कर दिया मुझे, हाँ मैं अपना जीमेल चेंज कर लूंगा, डिवाइस चेंज कर लूंगा, या मैं टूल चेंज कर लूंगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब इन सारे ऑप्शन को यूज करेंगे। नहीं तो अगर मैं बहुत हाईफाई बंदा हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ओके भाई बताओ कितने का पैकेज है तुम्हारा, मैं पैकेज ही खरीद लेता हूँ, फिर मैं बल्क में जितना मर्जी करता रहूँ। तो जरूरी नहीं है कि हर टूल आपको बल्क में दे। मैं इनमें से सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, किसी को भी यूज कर लेता हूँ, लेकिन जब सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ सबसे पहले पिक्सेलेट को करता हूँ। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आगे यहां पर क्या कह रहा है, कहता है भाई ये पीएनजी को बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, तो हम कहते हैं हाँ भी बनाओ। यहां पर चूज फाइल किया, अपनी फाइल को चूज करते हैं। चले मैं एक एग्जांपल के लिए ना कोई एक इमेज लेता हूं, और जो जरा साइज में बड़ा हो, लेता भी वही वाला हूं। जो मैं यूट्यूब थंबनेल्स बनाता हूं वो बड़े साइज के होते हैं, इसलिए मैं उन्हीं को पिक कर लेता हूं। ये देखते हैं क्या साइज है जी, बहुत बड़ा साइज है भाई, 1.1 MB, ठीक है, यानी कि 1 MB से भी ज्यादा, 1024 किलोबाइट से ज्यादा। मैं रिकमेंड क्या कर रहा था, 100 किलोबाइट्स, इसका साइज है 1100 किलोबाइट्स। इसको हम चूज करते हैं। आगे यहां पर इमेज क्या कह रहा है भाई, पीएनजी से मैं ये बनाने जा रहा हूं, यहां पर लिस्ट भी आ रही होती है और भी, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट टू वेब पी। चलो जी कन्वर्जन होनी शुरू हो गई। फाइल का साइज था 1.1। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, हो गई है कन्वर्जन। अब इसे डाउनलोड कर लें। ओहो क्या हुआ, मुझसे क्लिक हो गया ना कहीं पर गलत जगह पे, और डाउनलोड से पहले ही हो गया। चलें दोबारा कर लेते हैं, शायद मुझसे न्यू पे क्लिक हो गया तो मैं उसे डाउनलोड नहीं कर पाया। एनीवेज इसे दोबारा कर लेते हैं, कन्वर्ट करें।
अभी डाउनलोड नहीं किया था मैंने, अभी कन्वर्जन हो रही है सिर्फ। फिर मैंने कहा डाउनलोड करो। एडिट का मतलब है कुछ चेंजेस करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। ये इमेज आ गया, साइज पढ़े 1000 किलोबाइट्स निकाल दिए और कितना बचा दिया मेरे पास इसने, जस्ट 100 किलोबाइट्स जी। ये इमेज है जी। अच्छा, अब आप नोट करें कि इसके साथ इमेज का आइकन नहीं आ रहा, ये ज़हन में रखते हैं। वेब पी जो है वो ब्राउजर फ्रेंडली इमेज फॉर्मेट है, नॉट फॉर ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम। भाई आपके पास पीएनजी होता है, आप उसे वर्ड में भी खोल लेते हो, आप उसे एक्सेल में भी खोल लेते हो। ये तो उन्होंने स्पेशल बनाया, इसीलिए तो साइज छोटा हो गया इसका। ये उन्होंने बनाया किस लिए, इसके अंदर फीचर्स क्या हैं। भाई आपकी वेबसाइट ने किसी के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो नहीं खुलना, आपकी वेबसाइट ने किसी की एक्सेल में भी नहीं खुलना, कोरल ड्रा में भी नहीं खुलना। आपकी वेबसाइट ने किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में खुलना है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे वो सफारी हो। भाई खुलेगा तो कहां खुलेगा, किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में। सो ये वाली जो फॉर्मेट है ये इंटरनेट ब्राउजर फ्रेंडली फॉर्मेट है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है आपने। इसीलिए देखें उसके आगे क्या लिखा हुआ है, क्रोम HTML PNG की तरह फॉर्मेट नहीं आ रहा कि ये ग्राफिक्स हैं कोई। लेकिन जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिएगा जरा क्या खुलता है। खुल गया इमेज। अच्छा, अब कई लोग समझ रहे होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर 1.5 MB की इमेज थी, 100 किलोबाइट्स पे लाए तो ग्राफिक्स तो उसके बुरे हो गए। वो थोड़े से बुरे होंगे, थोड़े से बुरे जरूर होंगे, मगर दूसरे एंड पे आपको एक चीज पहले ये समझनी है कि आपकी वेबसाइट को गूगल कहां से देख के रैंक कर रहा है और आपकी वेबसाइट ज्यादा कहां पे खुल रही है। आपकी वेबसाइट गूगल कहां पे रैंक कर रहा है, मोबाइल पे। अब एक डेस्कटॉप की स्क्रीन, एक लैपटॉप की स्क्रीन और एक मोबाइल की स्क्रीन में कितना फर्क है। जो ग्राफिक्स आपको लैपटॉप पे अच्छे नहीं लग रहे वो मोबाइल पे तो इतने से हो जाने एकदम। तो ग्राफिक्स तो बुरे तो से तब लगेंगे ना जो यू पकड़ के करता जाएगा, बड़ा वही करता ही जाएगा, बड़ा ही होता है इतना, फिर कहेगा ये अच्छे नहीं आ रहे। ऐसे तो किसी ने नहीं करना ना। आपकी वेबसाइट खुल गई है भाई, किसी को तस्वीर नजर आई है उसने यू कर देना आगे बस। तो इसका मतलब है कि ग्राफिक्स मैटर नहीं करते अनटिल कि पिक्सल्स ब्रेक हुए नजर आए हमारे, ठीक है। और अगर कोई बंदा कहता नहीं भी मुझे तो आईफोन क्वालिटी इमेजेस चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहा है, वेबसाइट की स्पीड के ऊपर कंप्रोमाइज करने लगा हुआ है। और जब हमारे पास एसईओ के लिए कोई चीज आती है तो हम इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर करेंगे तो हम गारंटी नहीं देते, ठीक है। फिर हम गारंटी तो नहीं देंगे कि भाई हो जाएगा, फिर हम कहेंगे इन चीजों पर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो इनकी वजह से ही ये मसाइल पैदा हो रहे हैं आपके। अच्छा, अब दूसरी चीज भी हो गई कि वेब पी बना लो, वो भी हमने बना ली, ये भी पता लग गया उसने साइज रिड्यूस कर दिया। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है, उसका भी सोल्यूशन अभी हम देखते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि वेब पी करते हैं तो वो 500 में ही रखता है। फिर हम कह रहे थे क्या था भाई, इसका मसला क्या था कि उसने साइज रिड्यूस नहीं किया। सो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको 2 स्टेप्स में कर लेते हैं। पहले स्टेप में हम इसका साइज रिड्यूस करते हैं और दूसरे स्टेप में इसको, अभी आपने देखा वेब पी ने 2 काम इकट्ठे किए ना, उसने साइज भी रिड्यूस किया और उसने वेब पी भी बना दी। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा इमेज उतना कम नहीं हुआ जितना इसे होना चाहिए था असूलन। तो मैंने कहा भाई यूं करते हैं, पहले इसको रिड्यूस करते हैं। मतलब ये 1.5 MB था तो भाई मैं इसे गूगल को ऑनलाइन कहता हूं कि भाई इसे रिड्यूस करो। सो हो सकता है कि वो मुझे इसे रिड्यूस करके 400 पे ले जाए। फिर मैं कहता हूं अब इसको वेब पी बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेब पी ने भी तो थोड़ा रिड्यूस करना है ना। अब एक और क्यूरी लिखे। आप देखिएगा मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा हमेशा सर्च क्यूरी से पढ़ाऊंगा, कभी भी मैं आपको कोई यूआरएल नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आपने गूगल से पूछना है ताकि वो जिसको रेकमेंड कर रहा हो हम उसको देखें हमेशा। आज क्या रेकमेंड कर रहा है कुछ और होगा, महीने के बाद क्या रेकमेंड करेगा कुछ और हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा गूगल से सर्च क्यूरीज की मदद से रिकमेंडेशन है। अब मैं कहता हूं ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन। अब देखिए मैंने कुछ और लिखा है, बिल्कुल डिफरेंट लिखा है ना। मैंने लिखा ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन टूल, इमेज को कंप्रेस कर दो, इमेज को छोटा कर दो। कितने सारे टूल्स आ गए, अब डिफरेंट टाइप के टूल आ गए। इस बार मैं वेब पी की बात नहीं कर रहा, इस बार तो मैं सिर्फ कह रहा हूं इमेज कंप्रेशन करना है। इस पे लिखा हुआ आ गया इमेज रीसाइजर, कितने सारे आ गए हैं जी। इसमें एक होगा इमेज जिला, कहीं नीचे आ रहा हो शायद,
ऑप्टिमाइज जिला, ये इसको मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता रहा हूँ एक वक्त में। हाँ, जब हम वेब पी की बात नहीं शुरू की थी, मतलब ये कोई बहुत नई बात नहीं है सर, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, नई बात है वेब पी को यूज करना। और आपको ये भी बताऊं, जब वेब पी लॉन्च हुआ था तो वर्डप्रेस के कंट्रोल में नहीं था ये। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स वेब पी को मैनेज नहीं कर सकती थी। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि वर्डप्रेस एक स्पेसिफिक ऐप है जो उन्होंने पहले डिजाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई नई चीजें आएंगी तो उसके कंपेटेबल तो हो ही नहीं सकती हैं। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ विंडो आ गई है 10, 2 साल पहले सपोज कर लेते हैं, एक कैमरा है जो आज लॉन्च हो रहा है 2025 जनवरी में उसने लॉन्च हो रहा है, और विंडोज जो है वो कितनी 2 साल पुरानी है। अब उस कैमरे का ड्राइवर विंडो में हो सकता है? कभी भी नहीं होगा भाई, होगा ही नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं होगी उसकी जब तक कि वो कंपनी वाले विंडोज 10 के लिए उसका ड्राइवर ना लिखें। लेकिन अगर उस कंपनी को यह पता लग जाए कि भाई अक्टूबर 2025 में विंडोज 10 गई, विंडोज 10 जा रही है 2025 में, आफ्टर 2025 अक्टूबर विंडोज की कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप विंडो अपडेट करते हैं ना, विंडोज को अपडेट करते हैं तभी हमें ये सब चीज की लेटेस्ट फंक्शनैलिटी मिलती है, एंटीवायरस अपडेट हो जाता है। आफ्टर 2025 विंडो 10 की माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट खत्म करने वाला है, यानी 20 अक्टूबर में माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब इसको आप यूं समझ लें कि इस पे कोई नया टूल इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे आप 2025 के बाद इंटरनेट से। हाँ, अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदा दफ्तर में बैठ के लेटर लिख रहा है, स्टाम्प के ऊपर प्रिंटिंग करने लगा हुआ है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो करता रहेगा, ठीक है ना। जो काम इंटरनेट के थ्रू होने वाले हैं वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी, फिर वो नए वर्जन पे आ जाएंगे। वो कौन सा है हमारे पास? 11। तो सेम इसी तरीके से ये वाली बात मैं कर रहा हूं आपसे। लेकिन जी हम ऑप्टिमाइज जिला पर आ जाते हैं जी, अपलोड, चलें फिर उसी फाइल को चूज कर लें एक दफा। हाँ, अब ये क्या है, इमेज कंप्रेशन होने लगी है। सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेज का साइज छोटा होना है और कुछ नहीं होना। क्या कह रहा है, कितना छोटा करूंगा? अबाउट 70%। ये कंप्रेस कर रहा है, ये वेब पी नहीं कर रहा। मैं इसे पहले कंप्रेस करूंगा और जो कंप्रेस्ड होगी उसको वेब पी कर दूंगा तो मुझे और साइज छोटा मिल जाएगा। अब आपको दूसरी साइंस भी समझ में आ गई, दूसरी एसईओ का फैक्टर भी समझ में आ गया कि इमेज कंप्रेस कर लो। अब हम अगले फैक्टर पर आते हैं, अब हम कोड में आ रहे हैं वापस। अब हम ये देख रहे हैं कि टैग में क्या एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन है। ये अभी मैं जितनी देर से जो कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन की एक्सप्लेनेशन हो रही है। इस तरह इमेजेस ऑप्टिमाइज होते हैं। आपको एक इमेज ऑप्टिमाइज करना आ गया, आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसमें 500 इमेजेस हैं, इसी साइंस के साथ ऑप्टिमाइज होंगे, ठीक है। आ जाएं जी अब इधर वापस। अब इमेज लगाने लगे हैं भाई, इमेज को बॉडी में लगाना है, सबको पता है। हाँ, चलें जी इसके नीचे लगा लेते हैं। इसके लिए टैग है हमारे पास IMG का। अगर आपको अपनी वेबसाइट पर, देखें वेबसाइट पर इमेज लगाना और फेविकॉन लगाना, ये दोनों चीजों में फर्क है, ये समझना आपने। फेविकॉन कहां पे लग रहा था? टाइटल बार पे। वो वेबसाइट पे नहीं है, वो बॉडी में नहीं आ रहा, वो लोगों ने नहीं पढ़ना। आपकी रीडेबल पार्ट जो वेबसाइट का है वो बॉडी वाला पार्ट है। तो आप ये बॉडी में लगा रहे हो, मैंने लगाया जी IMG का टैग, IMG स्पेस, अच्छा क्या करें आगे, फाइल बताएंगे ना, SRC लिख दिया जी हमने। SRC का क्या मतलब हुआ? सोर्स। जैसे वहां पर href लिख रहे थे, यहां पर बताएंगे सोर्स। भाई कौन सी फाइल है? SRC इक्वल टू, अब देंगे फाइल का नाम। भाई क्या नाम रखा था? बड़ा लंबा चौड़ा नाम था, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्या ख्याल है? हो सकती है ना? इसको भी टेक्निकल तरीके से हल करें। क्या यहां पर आए, मैं क्या टाइप करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो एरर आ जाएगा, और मैं एरर ढूंढने में लगा रहूंगा कि भाई कहां पर एरर आया था। एंड पे पता लगेगा भाई बड़ी वर्किंग करके कि भाई स्पेल गलत लिखे गए थे, कोई एक कैरेक्टर गलत हो गया था। इसका बेहतर तरीका क्या है, इस पर राइट क्लिक करें, इसके नाम को कॉपी कर लें रीनेम से। रीनेम पे आए, Ctrl+C किया। भाई इसकी टाइप क्या थी? सबको पता है मेरा ख्याल है, क्या है जी? PNG। फिलहाल मैं PNG यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको तो कन्वर्ट किया नहीं है। तो इधर आए, डबल कोटेशन लगाएं, फाइल का नाम डबल कोटेशन में लिखना है। आ गया .png और डबल कोट्स बन। पहला एट्रीब्यूट आ गया SRC। ये तो लाजमी था ना भाई, ये लगाऊंगा नहीं तो इमेज आएगा कैसे?
इमेज लाना तो है, ये तो बहुत ही जरूरी है ना आईएमजी के टैग के अंदर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आल्ट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने इमेज की तस्वीर दी है, अब मैं उसका अल्टरनेट दे रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर इमेज लगे तो ठीक है, ना लगे ना तो ये टेक्स्ट दिखा देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर मैं देखूं, यहां पर तो मुझे यही समझ आ रहा है कि भाई तस्वीर नजर नहीं आएगी तो किसी को हेल्प करने के लिए बता दूंगा, भाई कोई इशू आ रहा है अपना नेट चेक करो, दिस दिस दिस, ऐसे ही है ना। मगर इसका कोई एसईओ से लेना देना है? इस बात का तो एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब HTML का ये इमेज का टैग डिफाइन किया था इस कंपनी ने, तो उस वक्त इसका पर्पज सिर्फ यही था कि तस्वीर नजर आ रही है। भाई 90s में एसईओ आई है, हाँ 90 से पहले एसईओ की तो बात भी नहीं करते थे हम। तो एसईओ की रिक्वायरमेंट आई तो तभी आई ना। तो जब ये HTML का ये टैग डिफाइन हुआ था, इन्वेंट हुआ था, उस वक्त आल्ट का पर्पस कुछ और था। अभी भी वेब डेवलपर के लिए आल्ट का पर्पस कुछ और हो सकता है, मगर एसईओ के लिए आल्ट का पर्पस बिल्कुल कुछ और है। एसईओ के लिए आल्ट का पर्पस क्या है? देखें, गूगल ने आपकी वेबसाइट को रैंक करना है तो कभी भी आपकी वेबसाइट का डिजाइन देख के रैंक नहीं करना। मैंने पहले भी बताया था कि गूगल कहां से रैंक कर रहा है आपको? सोर्स कोड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इमेज की ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए भी कौन सा पार्ट देखेगा? सोर्स कोड। इसका मतलब कि वो सोर्स कोड में आपके इमेज का कीवर्ड फाइंड करेगा कि कहां है इसका कीवर्ड। उस कीवर्ड की वजह से इसको रैंक करना है। यानी अब हम क्या करेंगे, हमने फाइल नेम में तो कीवर्ड लगा दिया, अब हम अगला कीवर्ड किस जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं? आल्ट के अंदर। कीवर्ड को आप यूज कर सकते हो, यानी आल्ट का मैसेज मैक्सिमम 120 कैरेक्टर्स का हो सकता है। आल्ट का कितना हो सकता है जी? मैक्सिमम 120 कैरेक्टर्स का हो सकता है। यानी कि यहां पर मैसेज की लेंथ बता रहा हूं। भाई मैं कहता हूं यही तो मेरा कीवर्ड है ना, तो मैं इसी को कॉपी कर लूं फिर दोबारा से टाइम बचाने के लिए अपना। इसको मैंने यहां लाया, यहां लाकर पेस्ट कर दिया। बेशक डैश के साथ लिख लेंगे इस मैसेज को, बेशक डैश के बगैर। ये मैसेज है, ये फाइल नेम नहीं है। ये चीजें कंफ्यूज नहीं करनी दो चीजें आपस में। फाइल नेम में डैशेस की बात कर रहे हैं, कंटेंट मैसेज में तो डैश की बात नहीं कर रहे ना। आप वेबसाइट किसी को पढ़ रहे होते हैं, उसके वर्ड, हर वर्ड के बाद कोई डैश तो नहीं लगा होता। जब किसी वेबसाइट को रीड करते हैं तो नहीं लगा होता ना, तो वो तो वेबसाइट का कंटेंट है। फाइल नेम में डैशेस होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर चल सकते हैं डैशेस भी, लेकिन अगर आप ना लगाना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने हटा दिए क्योंकि ये फाइल का नाम तो नहीं है ना, ये तो मेरा कीवर्ड है। और मैंने क्या कहा कितना बड़ा हो सकता है? चलिए इस मैसेज को ना जरा 2 लाइनों का कर लेते हैं ताकि आपको एक स्क्रीन पे नजर आए। आना शुरू हो गया एक स्क्रीन पे नजर। 2 एट्रीब्यूट यूज हो गए, पहला SRC, दूसरा आल्ट, तीसरा एट्रीब्यूट टाइटल। टाइटल क्या एट्रीब्यूट है भाई? इसको फिर कॉपी कर लें, अभी मैं आपको बताता हूं फिर इसका पर्पस क्या है। माउस रखा है मैंने क्रॉस के ऊपर, जरा देखें क्या लिखा हुआ है ऊपर। लिखा हुआ है ना, इसे आप क्या बोलते हैं? टूल टिप बोलते हो ना, कि टूल टिप आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं जब हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा आए, तस्वीर के ऊपर माउस लेकर आए, तो उसके ऊपर भी हमारा कीवर्ड आ जाए। ये हम यूजर को नहीं दिखा रहे, ये भी हम गूगल को दिखा रहे हैं। यानी जगह ढूंढ रहे हैं ना भाई, कहां कहां से हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। हमने फाइल के नाम में कीवर्ड लिखा, हमने आल्ट में कीवर्ड लिखा, हमने टाइटल में कीवर्ड लिखा। उसके बाद आखिरी फैक्टर टैग के अंदर कौन सा है? आखिरी वाला जी, विड्थ हाइट। मिसाल के तौर पर आज हमारी क्लास होनी है एक हॉल में, ठीक है। सो एक तरीका तो यह है कि हॉल के अंदर कुर्सियां पहले से लगी हुई थी, स्टूडेंट्स आए, बैठ गए, आराम से क्लास ले रही। एक सूरत क्या है भाई, कुर्सियां लगी हुई थी 20, अब कुर्सियां 20 लगी नहीं हुई, बाहर पड़ी हुई हैं, क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगी कि नहीं? यानी जो जो बंदा हॉल में आ रहा है, खासतौर पर जो क्लास शुरू होने से पहले आ रहे हैं, उस वक्त शायद कम हो, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास शुरू होने के बाद आएंगे, जब वो कुर्सी लेकर आएंगे, तो मेरे से ज्यादा तो उन कुर्सियों की आवाज आ रही होगी क्लास में। क्लास भी रुकेगी हमारी, पॉज भी आएंगे, बीच में आएंगे ना। बिल्कुल गूगल भी यही कह रहा है, कहता है भाई आपकी वेबसाइट तस्वीरें लग रही हैं,
लेकिन आपकी वेबसाइट लॉन्च होने से पहले मुझे क्या पता है भाई इसमें कितनी तस्वीरें हैं टोटल, उसके लिए आपको कितनी स्पेस की जरूरत है। तो आप क्या करें, अपनी हर इमेज के साथ स्पेस मेंशन कर दें कितनी ले रही है। बेशक मैं स्पेस चेंज करने को नहीं कह रहा हूं, स्पेस मेंशन करने को कह रहा हूं। यानी जो भी उसका एक्चुअल साइजेस है आप उसको विड्थ और हाइट की शक्ल में बता दो। मतलब मेरी इमेज जो है वो 300 पिक्सल वाइड है, मेरी इमेज जो है वो 200 पिक्सल हाइट में है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर विड्थ और हाइट में उसका साइज बता दूंगा। अब अक्सर इसका एक प्रॉब्लम जेन में आता है, वो ये आता है कि भाई तस्वीरें मेरी डिफरेंट है। ये देखें जरा, एक मैंने अपनी वेबसाइट पे मोबाइल लगाया हुआ है और एक मैंने अपनी वेबसाइट पर माउस लगाया हुआ है। इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है? कोई नहीं है ना। इसके अलावा और भी कोई चीज डिफरेंट शेप में हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई साइज फिक्स यूज कर लूं, ब्लॉक्स जैसे मैं कहता हूं स्क्वायर शेप यूज करता हूं, तो मेरी कोई भी तस्वीर, ऐसी तस्वीरें होंगी जो लोगों को समझ में नहीं आएंगी कि अभी प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि वो डी शेप हो जाएगी एक साइज के मुताबिक। सो गूगल कहता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स साइज के ब्लॉक लें। आप ब्लॉक फिक्स साइज का ले लें, वो तो खूबसूरती के लिए लेंगे ना कि स्क्वायर होगा, लेकिन उसके अंदर आपकी जो तस्वीरें हैं कोई बड़ी भी हो सकती है, कोई छोटी भी हो सकती है, अपनी शेप के मुताबिक, उसकी शेप के मुताबिक लें। अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रही है बात, स्टिल आप एक काम कर सकते हैं, आप दोनों चीजों को मेंशन करेंगे तभी शेप खराब होगी ना, विड्थ भी और हाइट भी। आप दोनों ना मैच करें, बल्कि आप क्या करते हैं, सिर्फ कोई एक, या तो विड्थ बता दें मुझे या हाइट बता दें। तो इससे क्या होगा, आपकी ऑप्टिमाइजेशन और ज्यादा बेहतर होगी। मतलब मुख्तसरन क्या बात समझ में आई कि भाई टैग में अपनी इमेज की विड्थ हाइट, या कम से कम विड्थ या कम से कम हाइट जरूर मेंशन करें जो उसकी एक्चुअल है। तस्वीर में एक विड्थ हाइट है ना, देखिए जरा, तस्वीर में इसकी एक अपनी विड्थ हाइट है। माउस रखें इसके ऊपर आ जाएगा, खुद ही ऊपर आ जाएगा, आ रहा है 360 बाई 360। तो मैं क्या करता हूं, नहीं बताता हाइट, सिर्फ 360 बता देता हूं, विड्थ बता देता हूं, हाइट तो इमेज की ले लेगा, खुद ही पिक कर लेगा वो। तो एक चीज को भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एसईओ का फैक्टर है। जी बात खत्म। कैसे? विड्थ इक्वल्स टू, मैं चेंज भी नहीं कर रहा, देखे वही यूज कर रहा हूं, और हाइट इक्वल्स टू 360। बात खत्म हो गई, टैग को बंद कर दें। इसका क्या मतलब है, देखा मैंने स्पेस देके एक स्लैश लगाया, ब्लॉक बन गया खुद ही। ये कौन सा टैग था? सिंगुलर। मैंने कहा था पेयर टैग को नीचे क्लोज करना पड़ता है, सिंगुलर टैग को चाहे तो साथ ही क्लोज कर दें। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं HTML वैलिडेशन। HTML वैलिडेशन का क्या मतलब हुआ कि वो आपकी HTML फाइल को वैलिडेट करेगा कि आपने सिंटेक्स भी फॉलो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ये सिंटेक्स है ना, अभी मैं इसको हटाऊंगा तो ये ब्लॉक नहीं बना, अभी ब्लॉक बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं HTML के सिंटेक्स को फॉलो कर रहा हूं, तो मैं उसको बता दिया भाई, मैं उसको भी वो वेट करेगा। जैसे कॉलेज में आप डिसिप्लिन को फॉलो करें तो कॉलेज वाले उसको भी वेट करेंगे। चलिए इस फाइल को सेव करें और जरा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। करें, यहीं से चलाएं जी इसको। कौन सी वाली थी? सेकंड फाइल थी, आगे इमेज। अब ये बड़ी इमेज आ गई भाई, जैसे वहां पड़ी हुई है। डिजाइन को ना देखेंगे, इसके बैकग्राउंड पे ये क्या नजर आ रहा है, वो हमने जो तस्वीर रखी थी वो तस्वीर आ गई। अच्छा, माउस इसके ऊपर रखा हुआ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। इसका आल टैग कहीं नजर नहीं आ रहा, देखें स्क्रीन पे कहीं नजर आ रहा है? आल टैग नहीं है, अभी आप लोगों को नहीं दिखा रहे। आप किसको दिखा रहे हो? गूगल को दिखा रहे हो। गूगल को कंट्रोल यू में नजर आएगा। हाँ, कंट्रोल यू करें, यहां तो नजर आ रहा है आल टैग। लोगों के लिए एसईओ के शुरू होने से पहले आल टैग की ये वर्थ थी। देखें जी क्या वर्थ थी, जरा अभी देखते हैं। हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं जी। सबको पता लग गया मैंने क्या किया। क्या किया मैंने? ये ना कि ये 1 2 3 लिखा है, हाँ तो मुझे भी पता है मैंने 1 2 3 लिखा। किया क्या मैंने? क्या किया बोला? 1 2 3 लिख के बेसिकली मैंने क्या किया? फाइल का एड्रेस रॉन्ग कर दिया, ऐसे ही है ना? फाइल का नाम गलत कर दिया ना। अब वहां पर जो फाइल पड़ी है वो तो इस नाम की है ही नहीं, तो क्या ख्याल है वो इमेज आएगी? नहीं आएगी। अब अगर वो इमेज नहीं आएगी तो क्या आएगा? आल्ट आएगा। एक्चुअली जब HTML में IMG का टैग डिफाइन हुआ था तो ये उसका स्टैंडर्ड पर्पस ये था कि अगर किसी वजह से इमेज नजर ना आए तो क्या नजर आए? आल्ट। SEO में उसका ये पर्पस बिल्कुल नहीं है।
एसईओ में उसका पर्पस क्या है कि भाई इमेज ही नजर आएगा हर हालत में आपको। ये हम दिखा किसको रहे हैं, क्राउलर को। अब मैं बार बार गूगल इस्तेमाल कर रहा था, मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ क्राउलर, जिसने आपकी वेबसाइट को, गूगल का ऐप है जो वेबसाइट्स को देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं गूगल का क्राउलर। हमने क्राउलर को बताया कि ये है हमारा टैग, ये है हमारा आल्ट एट्रीब्यूट। जरा चेक करें कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। वो बाद में देखिएगा, स्क्रीन पर देखें पहले। जो चीज नहीं लगी उसमें आपने कोई मिस्टेक की होगी इसलिए नहीं लगी है। एनीवेज अब इसको चलाएं, देखें स्क्रीन पे एरर आ गया। आपको भी ऐसे ही आ रहा है, आपको भी ऐसे ही एरर आ रहा है। मेरा टेक्स्ट भी नहीं आ रहा, सिर्फ इमेज। आपने वो नहीं लिखा होगा, आल्ट लिखा है, आल्ट मैसेज नहीं लिखा। अच्छा चले बाद में देखिएगा, ठीक है। चलें जी, हो गया हमारा ये इमेज। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक इमेज समझ में आ गया तो वेबसाइट के सारे इमेजेस समझ में आ गए ना, सब इमेजेस की यही साइंस है, ठीक है। सो आज हमने इमेज को भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक आधा टैग और कवर करेंगे, तो आपने समझना है कि एसईओ के लिए हमें जितने टैग्स की जरूरत थी हो गई। फिर हम अगले पार्ट में जाएंगे। एक तो आपसे मैं थोड़ी सी वेबसाइट बनवाऊंगा कि भाई ये जो पढ़ा है हमने 3-4 दिन, आप इसको जरा प्रैक्टिकल करें ना, ताकि एक वेबसाइट अपनी तैयार करें, उसके ऊपर एसईओ को इम्प्लीमेंट करें। वो वेबसाइट आपको मैं ही दूंगा।